गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। ठीक है, सबसे जरूरी है जब भी हम कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं या मतलब बोलते हैं तो हमको किस जगह पे कितनी देर रुकना है, वही होता है अपना विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना। वाक्य में लगे विराम चिन्ह केवल रुकने की ही सूचना नहीं देते, वे और भी कार्य करते हैं। जैसे पदों में सही बलाघात और वाक्यों के उच्चारण में सही अनुपात में सहायता प्रदान करते हैं। समझ में आ रहा है? बलाघात और वाक्यों के उच्चारण में सही अनुतान मतलब किसी चीज को कैसे बोलना है, किसमें ज्यादा देर लगाना है, कहाँ पे रुकना है, ये बताते। उच्चारण में सही अनुतान में सहायता प्रदान करते हैं। पदों, पदबंधों, उपवाक्यों या वाक्यों के अर्थ में स्पष्टता लाने के लिए उपयोगी होते हैं। जो पद होते हैं, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था शब्द पद और पदबंध। ठीक है, जो पद होते हैं, पदबंध होते हैं, उपवाक्य होते हैं या वाक्यों के अर्थ में स्पष्टता लाने के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे रोको मत जाने दो। आगे मैं एक और वर्ड लगा देती हूं, गाय को रोको मत जाने दो। मत के बाद कॉमा लगा है। ठीक है, तो ये जाने के संदर्भ में है कि गाय को रोको मत जाने दो। अब वापस मैं आगे वर्ड लगाती हूँ, गाय रोको मत जाने दो। रोको के बाद कॉमा लगा दिया, मीनिंग ही बदल गया। गाय को रोको मत जाने दो यानी गाय को रोक लो, उसको जाने मत दो। और पहले में मैंने गाय ऐड किया, गाय को रोको मत जाने दो यानी गाय को रोको ही मत, उसको निकल जाने दो। और दूसरे में क्या है, गाय को रोको मत जाने दो। सिर्फ कॉमा रोको पे लग गया तो अलग मत अर्थ हो गया, और मत के बाद लगा तो अलग अर्थ हो गया। कॉमा मतलब अल्प विराम। समझ में आ गया? सही उच्चारण करने और वाक्यों के सही अर्थ समझने में भी सहायक होते हैं। सही उच्चारण करने और वाक्य का सही अर्थ। अब जहां पे अल्प विराम लगा है उससे वाक्य का अर्थ बदल जा रहा है ना, तो वाक्य का सही अर्थ समझने में ये सहायक होते हैं। ठीक है, कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग केवल वाक्य के अंत में होता है, जैसे पूर्ण विराम, जिसको खड़ी पाई भी बोलते हैं। सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद जब एक लंबी लाइन आप खींचते हो ना, छोटी सी साइड में है आता है, वो वहां खींचते हो, उसको बोलते हैं पूर्ण विराम। विस्मयादि सूचक चिन्ह और प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये सब कहाँ लगते हैं? तो वाक्य के अंत में लगते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। शेष विराम चिन्हों का प्रयोग सामान्यतः वाक्य के भीतर होता है। बाकी के जो विराम चिन्ह है उनका प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य के भीतर होता है। जैसे अल्प विराम यानी कॉमा, योजक चिन्ह, निर्देश चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है, डैश जिसको जैसे दिख रहा है। मुख्य विराम चिन्ह, मुख्य विराम चिन्ह कितने हैं? टोटल 10 हैं। पूर्ण विराम जिसमें खड़ी पाई होती है, अर्ध विराम जिसको कॉमा बोलते हैं, कॉमा के ऊपर हल्का सा डॉट, सेमी कॉमा जिसको बोलते हैं, कॉमा के ऊपर एक छोटा सा डॉट होता है। अल्प विराम यानी कॉमा, प्रश्न सूचक क्वेश्चन मार्क, विस्मयादि सूचक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स जिसको बोलते हैं, विवरण चिन्ह। ठीक है, विवरण चिन्ह जहां 2 डैश लगाया जाता है। जब आप संवाद लेखन लिखते हो ना, इसको जब आप संवाद किसी के लिए लिखते हो तो जिसका नाम लिखो उसके बाद 2 डैश लगाओ, जैसे 2 डॉट जैसे दिख रहा है ना। विवरण चिन्ह यानी 2 डॉट जैसे आता है, 2 डॉट लगाओ या 2 डॉट के बाद एक छोटा सा डैश बना दो। तो कभी भी संवाद लिखते हो तो जो भी कैरेक्टर है उसके बाद ये लगाया जाता है। विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह यानी कि छोटा सा डैश, निर्देशक चिन्ह बड़ा सा डैश, उद्धरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमा जिसको बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल। सिंगल में क्या होता है? जो इकहरा उद्धरण चिन्ह जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, उसको दर्शाते हैं। और डबल इन्वर्टेड कॉमा में
उसको करते हैं जो किसी के द्वारा कही गई बात है। अगर कोई राइटर कोई परिभाषा लिखता है तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिखाते हैं कि जो उसके द्वारा कही गई बात हो, किसी के भी द्वारा कही गई बात हो तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है, और वो उतना ही होता है वाक्य जितना उसने बोला है, उसमें आप कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते हो। और जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है वो जो भी चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई राइटर का नाम है, कोई चीज का नाम है, उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप दिखाते हो। फिर कोष्टक जिसको ब्रैकेट बोलते हैं वो दोनों तरह से लगा सकते हैं, ऐसे और चंद्राकार जैसे दोनों साइड या स्क्वायर में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि किसका कैसे प्रयोग होगा। विराम चिन्हों के नियम और उदाहरण समझिए। विराम चिन्हों के नियम: पूर्ण विराम वाक्य के अंत में, प्रश्न और विस्मय को छोड़कर, जहां प्रश्न पूछा जाए और चाहे जहां आश्चर्य हो रहा हो, विस्मय हो रहा हो, वहां छोड़कर सब जगह वाक्य के अंत में क्या लगता है? पूर्ण विराम। जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो वहां क्वेश्चन मार्क लगता है। अप्रत्यक्ष प्रश्न वाले वाक्य में, जहां अप्रत्यक्ष प्रश्न हो वहां पे भी पूर्ण विराम लगता है। उदाहरण देख लीजिए, केरल में मानसून की वर्षा होने लगी है, पूर्ण विराम। तुम तो जानते हो महंगाई बढ़ रही है, पूर्ण विराम। अब तुम्हें क्या बताऊं कि क्या हुआ था। क्या, क्यों, कैसे पे क्वेश्चन मार्क लगता है, परंतु यहाँ पूर्ण विराम लगा है क्योंकि ये अप्रत्यक्ष प्रश्न है। अब तुम्हें क्या बताऊं कि क्या हुआ था। प्रश्न सूचक वाक्य यानी क्वेश्चन मार्क ऐसे प्रश्नों के अंत में जिसका उत्तर अपेक्षित हो। क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आप शाम को कितने बजे लौटेंगे, यानी क्या, क्यों, कैसे जहां होता है वहां प्रश्न सूचक वाक्य लगता, चिन्ह लगता है। विस्मयादि सूचक चिन्ह विस्मयार्थक शब्दों के बाद, जहां आश्चर्य की कोई बात कही गई हो, ठीक है, उसके बाद लगता है। विस्मयार्थक शब्द ना हो तो वाक्य के अंत में। वाह क्या कहने, वाह कहा तो क्या होता है कि विस्मय कितने के प्रकार के होते हैं कि हर्ष, घृणा, क्रोध, ये सब विस्मय के जो चीजें हैं, शब्द हैं। कोई चीज, कोई गंदी चीज आपने देख दी तो छी कितना गंदा, तो छी के बाद वो लगेगा। फिर शाबाशी दी जा रही है तो शाबाश, ऐसा ही करते रहो। कितनी सुंदर साड़ी है तो वाक्य के बाद। कितने महान हैं आप तो वाक्य के बाद। ठीक है, अल्प विराम यानी कॉमा, हाँ नहीं के बाद, जहां पे हाँ हो या नहीं हो के बाद लगता है। जी हाँ मैं समझ गया, नहीं मैं नहीं आ सकता, जहां पे हमको थोड़ी देर रुकना होता है। पूर्ण विराम के बाद हमको ज्यादा देर रुकना होता है, अल्प विराम के बाद हमको थोड़ी देर रुकना होता है उच्चारण करते समय, कोई चीज पढ़ते समय। प्रत्यक्ष संबोधन में नाम के बाद, शर्मा जी मेरी बात सुनिए या सुजाता जल्दी आ जाना। एक क्रम में आए शब्दों के बीच गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियां। ठीक है, बहुत सारी एक जैसी ही चीजें बहुत सारी हों तो सबके बाद हम कॉमा लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं कि उनके बाद रुकना है। अगर ना लगाए तो हमको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, मतलब एक सांस में पढ़ना पड़ेगा। विराम चिन्हों का ये भी बहुत बड़ा महत्व है कि हमको वो सांस लेने का मौका देती हैं। ठीक है, मिश्र वाक्य में योजक के पहले, जानता तो था पर गया नहीं, जानता तो था के बाद कॉमा पर गया नहीं। मिश्र वाक्य जो बोलते हैं, जब मैं आपको वाक्य पढ़ाऊंगी कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य में क्या होता है कि ये योजक चिन्ह जो है मिश्र वाक्य में योजक से पहले ये लगा जाता है। दरवाजा बंद रखिए वरना बिल्ली घुस जाएगी, तो यहाँ पे पर और वरना जो है वो योजक शब्द हैं तो उनके पहले लगा। तिथि में वार और तिथि दिनांक के बीच में, शनिवार 22 अगस्त, शनिवार के बाद कॉमा लग जाएगा। समझ में आ गया आपको? अब देखते हैं विराम चिन्हों के नियम। उदाहरण, तिथि और सन के बीच में मार्च 22 और आपने लिख दिया 20-21, 22 मार्च कॉमा 20-21। ठीक है, पते में एक पंक्ति की सूचनाएं पृथक करने के लिए, जैसे E36 कॉमा
हौज खास कॉमा कस्तूरबा गांधी मार्ग कॉमा नई दिल्ली, यानी अल्प विराम। पत्र में संबोधन के बाद पूज्य पिताजी, प्रिय अनुज, वहां पे कॉमा लगेगा, महोदय, प्रिय महोदय, प्रिय शुभा। प्रत्यक्ष कथन के उदाहरण चिन्ह से पहले पिताजी ने कहा तो कॉमा, और पिताजी ने कहा है हमें जाना ही होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है ना, इन्वर्टेड कॉमा मैंने कहा था जब कोई बात कहता है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, हमें जाना ही होगा। तो अब अर्ध विराम, वो था अल्प विराम, ये है अर्ध विराम। एक से अधिक समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच, एक से अधिक समानाधिकरण वाक्यों के बीच गांधी जी ने सत्य और अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ किए, किसानों मजदूरों को जागृत किया और अंग्रेजों को देश से जाने के लिए विवश कर दिया। तो एक सेंटेंस ये हो गया कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ किए, वहां पूर्ण विराम नहीं देके क्या हुआ है, अर्ध विराम लगाया गया है। फिर उसके बाद पूरी वाक्य कह के पूर्ण विराम। एक ही वाक्य में दो भिन्न कथनों को पृथक करने के लिए मैंने शीतल, दिव्या और रेखा को बुलाया था, माँ ने हिमानी और विशाखा को। एक ही वाक्य में दो भिन्न कथनों को पृथक करने के लिए, कोई एक वाक्य है और दो भिन्न कथन है, जैसे कि उसने शीतल और दिव्या रेखा को बुलाया और माँ ने हिमानी और विशाखा को बुलाया, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, अर्धविराम। विवरण चिन्ह यानी कि जिसको बोलते हैं डबल डॉट, ठीक है, विसर्ग का निशान जिसको जिस तरह होता है। नाटक के संवादों में पात्र के नाम के बाद, इसलिए मैंने जब समझाया था तभी बताया था कि संवाद लेखन में आप किसी भी कैरेक्टर नाम के बाद इसी तरह के चिन्ह लगाएंगे। जैसे विभीषण, अब भी समय है आप श्री राम से मित्रता कर लें। रावण, मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं। समय दिखाते समय घंटे तथा मिनट के बीच में, जब हम समय लिखते हैं 6:30 बजे तो 6 के बाद वो डबल डॉट और 30 विसर्ग के चिन्ह जैसे। निम्नलिखित या इसके समान भाव वाले शब्दों के प्रयोग के बाद, उदाहरण देखिए, भूकंप के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित के बाद दो डबल डॉट दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, डबल डॉट, इनके दो पर्यायवाची लिखिए, डबल डॉट, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं विवरण चिन्ह। योजक चिन्ह यानी छोटा सा डैश। द्वंद्व समास के पदों के बीच, द्वंद्व में मैंने पढ़ाया था कि जब और हट जाता है तो क्या होता है, दोनों के बीच में ये योजक चिन्ह आ जाता है। योजक चिन्ह को हटाओ तो और लग जाता है। जब समास पढ़ाया था तो ये आपको बताया था। जैसे रात डैश दिन, भाई डैश बहन, 2 डैश 4, ठीक है। द्विरुक्तक या पुनरुक्तक शब्दों के बीच घड़ी घड़ी यानी एक ही जैसे शब्द जब 2 बार बोले गए, द्विरुक्तक या पुनरुक्तक, घड़ी घड़ी, गली गली, दौड़ दौड़ कर, ठीक है। ये घड़ी घड़ी और गली गली क्या है, पुनरुक्तक है, सेम वही चीज रिपीट हो रहा है। दौड़ दौड़ कर द्विरुक्तक है, मतलब एक ही उसी के जैसा थोड़ा मिलता जुलता, दौड़ दौड़ कर। तत्पुरुष समास में जहां परसर्ग का लोभ हो, भूतत्व देश निकाला यानी देश से निकाल दिया गया जैसे, तो वहां पे भी लगता है। तुलना करते हुए सा जैसे से पहले, फूल सा चेहरा, तो सा के पहले और जैसे के पहले ये चिन्ह लगाया जाता है, योजक चिन्ह। फूल सा चेहरा, अच्छी सी पुस्तक, भले से लोग। निर्देशक चिन्ह यानी जिसमें थोड़ा लंबा डैश होता है, संवाद में वक्ता और उनके कथन के बीच, अगर कोई बोल रहा है वक्ता और उसके कथन के बीच, यदि डबल डॉट या ना हो तो, पिता डैश, मुझे तुम पर भरोसा है बेटे, पुत्र, मैं आपके भरोसे को बनाए रखूंगा, ठीक है। तो निर्देशक चिन्ह भी लगता है जब कोई निर्देश दे रहा है, वो बता रहा है, तो वहां पे लगता है। निम्नलिखित समान शब्द के बाद यदि ना हो, पुरस्कृत छात्रों के नाम है रहमान, तुलसी और शैलेश,
ठीक है। निम्नलिखित यानी कि समान शब्द के बाद, समान शब्द के बाद वो डबल डॉट ना हो तो ये लगता है। कथन के भीतर स्पष्टीकरण या व्याख्या के लिए, अगर कोई कथन है उसके भीतर स्पष्टीकरण या व्याख्या के लिए लगता है। इन्हें प्रधानाचार्य जी ने बुलाया है दिव्या और रोमा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना कार ना बंगला। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाया गया है। पृष्ठ संख्या फोन नंबर में क्रम संख्या से तक के लिए तो एक लगाते हैं, पृष्ठ संख्या 66 से 69 देखें। ठीक है, फोन नंबर में भी लगाते हैं, आधार कार्ड का जो नंबर होता है उसमें भी लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह जिसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। प्रत्यक्ष कथन उद्धरण के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह। हमें जानना ही होगा, पिताजी ने कहा, यानी कोई जब कोई बात कहता है तो उसमें डबल इन्वर्टेड लगाते हैं, और नहीं तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें सिंगल। पुस्तक, शीर्षक, कविता, पाठ का नाम, लेखक का नाम, उपनाम आदि के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह यूज होता है, प्रयोग करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? बचपन। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए पुरस्कार दिया, तो चिदम्बरा पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लग गया। कामायनी जयाशंकर प्रसाद की कृति है। ठीक है, कोष्टक यानी ब्रैकेट संवाद लेखन के समय पात्रों के हाव भाव बताने के लिए, जैसे कि रानी ब्रैकेट में लिख दिया गंभीर होकर मेवाड़ के सैनिक वीर हैं, मतलब रानी ने गंभीर होकर कहा कि मेवाड़ के सैनिक वीर हैं। क्रम संख्या बताने के लिए हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, कोष्टक का, जैसे प्रश्न 1 2 3 4 दिख रहा है। कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए कोकिला यानी कोयल मधुर स्वर में गाती है। ठीक है, अब ये पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।